तो एनसीईआरटी का चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे कि फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे कुछ सब्जी खरीदी है पहेली नाम की लड़की, तो सब्जी खरीदी है, कुछ सब्जी को खरीदी है, पहली नाम की लड़की है जो सब्जी खरीदी है, तो इसको पृथक्करण करना है। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना है। तो इसको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाया जा सकता है। तो हस्त चयन अपनाया जाएगा। हस्त चयन मतलब पहली नाम की लड़की है जो सब्जी खरीदी है, फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू, तो ये सब को मिलाकर खरीदी है। तो इसको अलग पृथक्करण करने के लिए मतलब अलग करने के लिए कौन सा नियम अपनाया जाएगा। तो हस्त चयन अपनाया जाएगा। अगला है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो बूझो की दादी जो है मधुमेह से पीड़ित है, मतलब उसकी दादी को मधुमेह हुआ है। मधुमेह मतलब डायबिटीज हुआ है। तो उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है, मतलब कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। तो इसे बनाने के लिए बूझो के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब लस्सी कम वसा वाली बनाना है, तो कम वसा वाला लस्सी बनाना है। तो कम वसा वाला लस्सी बनाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त होगा। तो मंथन होगा। मंथन विधि के द्वारा दूध से मतलब वसा को निकाला जाता है, इसीलिए मंथन होगा आंसर यहाँ पर ही, कि मंथन से कम मतलब वसा को निकाल कर कम वसा वाला लस्सी बना सकते हैं। अगला है निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से इस मिश्रण को अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि का। निस्पंदन की विधि का। निस्पंदन तो निस्पंदन की विधि से मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब में से इसे अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है पानी में तेल, और बी में दिया है दूध में कॉर्नफ्लेक्स, और सी में दिया है पानी में नमक, और डी में दिया है दूध में चीनी। तो निस्पंदन की विधि से हम लोग किसे अलग कर सकते हैं। तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स को अलग कर सकते हैं। दूध में जो कॉर्नफ्लेक्स है उसको अलग कर सकते हैं निस्पंदन की विधि से। दूध में कॉर्नफ्लेक्स है उसे अलग कर सकते हैं निस्पंदन की विधि से। अगला दिया है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब डंठल है तो डंठल के बंडल बना हुआ है, तो उसमें अनाज जो लगा हुआ है, तो उसको कौन विधि से अलग कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग से अलग कर सकते हैं। डंठल के बंडल से अनाज को अलग कर सकते हैं थ्रेसिंग विधि से। अगला है नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, तो 4 गो मिश्रण नीचे दिया है राजमा और काबुली चना। दूसरा में दिया है दाल और चावल। तीसरा में है राइस फ्लेक्स और मक्का। चौथा में है आलू चिप्स और बिस्कुट। तो कहता है इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है।
कौन सी विधि से अलग करने के लिए? निष्पावन। तो निष्पावन की विधि से जो अभी ऑप्शन में बताया गया, तो निष्पावन विधि से क्या क्या अलग हो सकता है? तो निष्पावन विधि से अलग हो सकता है राइस फ्लेक्स और मक्का। राइस फ्लेक्स जो है, राइस फ्लेक्स, राइस फ्लेक्स और मक्का को निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। और आलू चिप्स, आलू चिप्स और बिस्कुट को, तो ये दोनों को निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। अगला दे रहा है, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दानों गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ था। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला जो आटा है वो गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ था। तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो अनाज जो है तो अनाज को आटा से अलग करना है, अनाज को आटा से अलग करना है। तो अनाज को आटा से अलग करने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त होगा? तो चालन होगा। चालन विधि से अनाज को आटे से अलग कर सकते हैं। अगला है कि आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। तो घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो घी जो है तो घी कह रहा है आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। तो घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो घी को अवशेषों से अलग करने के लिए हम लोग निस्तारण और निस्पंदन विधि का उपयोग करते हैं। अगला है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। मतलब एक गतिविधि कर रहा था तो एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। तो विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो विलयन से किसको अलग करना है? विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को अलग करना है। ठोस कॉपर सल्फेट को अलग करना है, विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को अलग करना है। तो कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? तो वाष्पीकरण का उपयोग करेंगे। वाष्पीकरण का उपयोग करके विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जा सकता है। अगला है कि ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल। ग्रीष्म काल में बूझो जो है पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से के भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? तो बोतल की सतह पर जो पानी का बूंद, बोतल की सतह पर पानी की बूंद का निर्माण किस विधि से होगा? तो वाष्पीकरण और संघनन से होगा। किससे होगा? तो वाष्पीकरण और संघनन विधि से होगा। बोतल की सतह पर पानी के बूंद का निर्माण होगा वाष्पीकरण और संघनन की वजह से। अगला पूछ रहा है कि पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और
बूंदों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो क्या है कि पहेली ने बूंदों से एक गिलास पानी मांगा था, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा। गिलास के बाहरी सतह पर गिलास की बाहरी बाहरी सतह पर पानी के कुछ बूंद बना हुआ था। पानी की कुछ बूंद था बना। तो पानी के जो बूंद बना था वो किसके वजह से बना था। तो आंसर होगा कि वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के वजह से गिलास के बाहरी सतह पर पानी के कुछ बूंद बना था। किसके वजह से। तो वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के वजह से बना था। सब्जियों को सब्जी जो होता है, सब्जी को हाथ से चुनकर समूह से अलग किया जा सकता है। इस विधि का पालन तब किया जाता है जब वस्तु एक निश्चित आकार का होता है। मतलब सब्जी को अलग हम लोग कर सकते हैं हाथ से। सब्जी को किससे अलग कर सकते हैं। हाथ से कर सकते हैं। तो ये हाथ से तब किया जाता है जब उसका एक निश्चित आकार होता है। निष्पावन एक विधि है जिसका उपयोग अनाज के नमूने से भूसा निकालने के लिए किया जाता है। अनाज के नमूने से मतलब अनाज से भूसा निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो निष्पावन विधि का। थ्रेसिंग का उपयोग अनाज के पौधे को कूटकर भूसी से अनाज निकालने के लिए किया जाता है। थ्रेसिंग का उपयोग कब करेंगे। तो थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है कि अनाज का जो पौधा होता है अनाज का पौधा, तो उसको कूटकर भूसी से अनाज निकालने के लिए, अनाज के पौधा को कूटकर भूसी से अनाज निकालने के लिए थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। हस्त चयन गेहूं और चावल से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जैसे अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जाता है। गेहूं और चावल जैसे है, तो गेहूं और चावल है, और गेहूं और चावल में यदि जो छोटा छोटा टुकड़ा है पत्थर का, छोटा छोटा टुकड़ा है पत्थर का, तो उसको उसको हस्त चयन विधि से अलग कर सकते हैं। मंथन का अर्थ है किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाना। मंथन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को तेजी से घुमाना मंथन का अर्थ हुआ, ताकि हम उन पदार्थों को अलग कर सके जिन्हें किसी और प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध से मक्खन को अलग किया जाता है किस विधि से। मंथन विधि से। मंथन विधि के एग्जाम्पल क्या होगा कि दूध से दूध से मलाई निकालना। दूध से मलाई निकाला जाता है मंथन विधि से। छानने का काम निस्पंदन एक तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है। मतलब एक तरल पदार्थ है, उससे ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ से तो तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ को अलग करने अलग करने की क्रिया को हम लोग कह सकते हैं निस्पंदन। निस्पंदन मतलब छानने का काम को ही निस्पंदन कहा जाता है। तो तरल से ठोस को छाना जाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। अवसादित मिश्रण जो होता है, अवसादित मिश्रण अवसादित मिश्रण तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया। जल को
मिट्टी सहित, मिट्टी सहित उड़ेलने, उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाता है। निस्तारण। निस्पंदन किसी मिश्रण से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। मतलब कोई मिश्रण है तो किसी मिश्रण से विशेष अवयवों को फिल्टर मतलब छानने की प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। निस्पंदन कहते हैं। कॉर्नफ्लेक्स दूध में अघुलनशील होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जो होता है दूध में अघुलनशील होता है। कॉर्नफ्लेक्स दूध में है जो कि क्या अघुलनशील होता है। कॉर्नफ्लेक्स जो है दूध में अघुलनशील होता है, इसलिए छानने की विधि से इसको अलग करते हैं। तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तेल का घनत्व जो है, तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में तेल तैरने लगता है। पानी है जो कि पानी में तेल तैरने लगता है, क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। पानी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इस पानी में हल्का सा नमक मिला दें तो स्वाद और लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। इससे शरीर की सूजन, गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है। यदि जो पानी में नमक मिला देता है तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है, और इसका लाभ भी 2 गुना बढ़ जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि शरीर में मतलब सूजन नहीं आता है, शरीर में सूजन नहीं आता है, और गला की खराश भी मतलब ठीक होता है। गला की खराश भी ठीक होता है, और उसके साथ साथ पाचन संबंधी समस्या भी सही हो जाता है। चीनी के साथ दूध का सेवन शरीर की हड्डियों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मतलब चीनी के साथ यदि जो दूध का सेवन किया जाए तो शरीर के जो हड्डी होता है, शरीर के हड्डी में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व बन जाता है। थ्रेसिंग यानी कि ताड़ना। अनाज को डंठल के बंडलों से अलग करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। अनाज जो है उसको डंठल के बंडल से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। राजमा और काबुली चना को हाथ से चुनने की विधि से अलग कर सकते हैं। राजमा और जो काबुली चना है राजमा और काबुली चना को हाथ से अलग कर सकते हैं। दाल और चावल को हाथ से चुनने की विधि से अलग कर सकते हैं। दाल और दाल को भी हाथ से अलग कर सकते हैं। राइस फ्लेक्स और मक्का तथा आलू चिप्स और बिस्कुट को निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्कुट ये दोनों को मतलब निष्पावन विधि से अलग किया जाता है। गेहूं के दानों से आटा को छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि आटे और दाने के आकार में अंतर होता है। गेहूं का दाना छलनी से नहीं गुजरेगा।
भोजन पकाने के लिए हम तांबा, एल्युमिनियम या पीतल जैसे मिश्र धातु सभी सुचालक के बने बर्तनों का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने के लिए जो बर्तन का उपयोग करते हैं वह बना हो सकता है तांबा का, एल्युमिनियम का, पीतल का। ये सभी मिश्र धातु में से किसी भी का बना हो सकता है, जिससे भोजन सामग्री को अधिक ऊष्मा मिल सके और वह जल्दी पक जाए। दूध से मक्खन अपकेंद्रण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। दूध से जो मक्खन प्राप्त होता है, दूध से मक्खन प्राप्त होता है अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि द्वारा मक्खन में विटामिन ए और विटामिन ई, विटामिन डी तथा विटामिन के होता है। मक्खन में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए होता है। मतलब मक्खन में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के होता है। प्रतिस्थापन के संबंध में मक्खन और घी का अनुपात 1:1 होता है। प्रतिस्थापन के संबंध में मक्खन और घी का अनुपात 1:1 होता है। प्रतिस्थापन के संबंध में वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया है? तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलता है। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण जो है एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण एक सतहीय परिघटना है। वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। वाष्पीकरण जो किसका कारण बनता है? तो शीतलन का कारण बनता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण जो है एक सतहीय परिघटना है। कॉपर सल्फेट का रंग गरे सफेद होता है। कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग कैसा होता है? तो गरे सफेद होता है। कॉपर सल्फेट का रंग गरे सफेद होता है। और कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट जो है, तो कॉपर सल्फेट के जो हाइड्रेटेड रूप जो होता है, कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप का रंग जो होता है तो वह नीला होता है। मतलब इसको कह सकते हैं ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप का रंग जो है कैसा होता है? तो नीला होता है। तो इसको बोल सकते हैं ब्लू विट्रियोल। मतलब CuSO4.5H2O, तो इसको ब्लू विट्रियोल कहेंगे। इसी को कह रहा है कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप CuSO4.5H2O को कहा जा रहा है कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप किसे कहा जा रहा है? तो CuSO4.5H2O को। तो हाइड्रेटेड रूप का रंग क्या है, कैसा होता है? तो नीला होता है। ऐसे कॉपर सल्फेट का रंग गरे सफेद होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम जो है ब्लू विट्रियोल है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लू विट्रियोल है।
कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। क्रिस्टल को बनाने वाला कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणुओं से जुड़ा होता है। ये जो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O है, .5H2O है, तो इसी में कह रहा है तो क्या बता रहे थे कि कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड रूप को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र